हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाइन। आज का लेसन में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ टैली इन ए फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसे किया जाता है वो टैली प्राइम के जरिए में दिखाने वाला। मेरे ख्याल से मेरे बारे में तो आपको ज़्यादा जानकारी देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को तो ऑलरेडी मालूम होगा। आई एम रनिंग ए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एट भुवनेश्वर इन द नेम ऑफ CTCTC, दैट इज क्लास ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। पिछले 15 साल से हम लोग स्टूडेंट लोग को अकाउंटिंग लाइन में, ऑफिशियल लाइन में, ग्राफिक्स लाइन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए लगे रहे। तो ठीक है, लेट अस बैक टू द लेसन। जैसे कि इधर हम लोग देख रहे हैं, टैली का एप्लीकेशन हम लोग एक मेडिसिन कंपनी में और एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कैसे करने वाले हैं, दैट इज योर टुडे चैप्टर। बराबर, ऑलरेडी हम लोग एक कंपनी बना चुके हैं जिसका नाम है गौरव ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंपनी तो कैसे बनाना है आप लोग को तो मालूम है, तो वी डोंट वेस्ट मेनी टाइम हियर, सो लेट अस प्रोसीड। हम लोग कंपनी बनाकर अभी आगे चलते हैं। तो कंपनी बनाने के बाद आपको मालूम होगा हमको पहले कहाँ जाना पड़ेगा। F11 दबाकर कंपनी फीचर्स को सेटिंग करना जरूरी है, दैट इज कुछ बेसिक अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स एंड टैक्सेशन फीचर ऑप्शन को आपको एनेबल करना है, क्योंकि भविष्य में वो वाला ऑप्शन को लेकर आपको काम करना है। तो फीचर सेटिंग करने के बाद आप लोग कैसे फीचर सेटिंग को अभी मूवमेंट करेंगे, बाय प्रेसिंग F11 की। हियर इट इज माय फीचर्स। अकाउंट्स वाला ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी एक्टिव है, मेंटेन इन्वेंटरी ये भी आपका एक्टिव है। इधर जो नया ऑप्शन आज आप लोग इस चैप्टर के लिए एनेबल करने वाले हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, मेंटेन और एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, इसको ऑलरेडी मैं यस कर चुका हूं, बट बाय डिफॉल्ट ये आपका नो दिखाएगा। आपका जरूरत के मुताबिक इसको आपको यस करना पड़ेगा। बराबर, तो प्राइस लेवल को आपको यस करना पड़ेगा, एनेबल बैचेस को आपको यस करना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट को भी आपको यस करना पड़ेगा, एंड फाइनली आपको डिस्काउंट को भी यस करना पड़ेगा, एंड जीएसटी आपको एक्टिव है। तो ये वाला ऑप्शन सब आपको एक्टिव करने के बाद इसको कंट्रोल A मारकर सेव कीजिए। देन सेव करने के बाद कुछ बेसिक लेजर आपको पहले बनाना पड़ेगा। जैसे कि इधर हम लोग देख रहे हैं, कुछ लेजर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इधर आज का लेसन में मैं आपको दो टाइप का ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा। जैसे कि आपका तो लॉजिक इज, आप आपका सप्लायर से सामान को खरीदते हैं, कस्टमर को सामान को बेचते हैं। जो सप्लायर से आप लोग सामान खरीदते हैं, सप्लायर इज स्टेइंग आउटसाइड योर स्टेट, इसलिए इसको हम इंटरस्टेट सप्लायर के कैटेगरी में ले लेते हैं। बट कस्टमर को जब हम लोग बेचने वाले हैं और भेजेंगे कि बेचने जा रहे हैं, हम कैसे भेजेंगे, दो रेट में भेजेंगे। एक आपका होलसेलिंग प्राइस में भेजेंगे, एक आपका रिटेल प्राइस में भेजेंगे, क्योंकि कोई कस्टमर रिटेल रेट में भी लेना पसंद करेगा, खुचरा विक्रेता जिसको हम लोग बोलते हैं। कोई कस्टमर आपको होलसेलिंग रेट में भी आपसे खरीदने के लिए चाहेगा। तो इसीलिए तो प्राइस लेवल वाला ऑप्शन को हम लोग एनेबल किए हैं। तो प्राइस लेवल एक ऐसा है, हम लोग क्या करते हैं, जब कस्टमर को भेजेंगे, हमारा रेट ऑफ परचेस के मुताबिक हम होलसेलिंग के लिए एक रेट फिक्सेशन किए हैं एंड रिटेलिंग के लिए भी एक रेट फिक्सेशन किए। उसमें सुविधा क्या होगा, हम जैसे जैसे आगे सेल करते जाएंगे, होलसेलिंग को होलसेलिंग रेट में हम लोग बेच पाएंगे, होलसेलिंग रेट में, एंड रिटेल रेट में रिटेल कस्टमर को भी हम लोग सामान और प्रोडक्ट और मेडिसिन हम लोग बेच पाएंगे। बराबर, तो इसीलिए कुछ बाहर से खरीदारी किया जाएगा, लोकल में भेजा जाएगा। इसलिए हम लोग पहला जो लेजर बनाए हैं इन द नेम ऑफ SS एजेंसी, दैट इज आउटसाइड स्टेट सप्लायर। देखो, SS एजेंसी आपका आउटसाइड सप्लायर का नाम में है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड क्रेडिटर के अंदर रखे हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टेट का नाम इधर मैं क्या दिया हूँ, पंजाब। पर ध्यान रखिए,
आप प्राइस लेबल वाला ऑप्शन को तो एक्टिव कर चुके हैं, बट इधर जब आप लोग लेजर बनाएंगे, इधर सप्लायर को ना रिटेल में रखिए ना कस्टम में रखिए। ध्यान रखिए, इधर सप्लायर को आपको रिटेल में रखना नहीं है कि कस्टमर में रखना नहीं, क्योंकि सप्लायर आपका रिटेलर नहीं, सप्लायर आपका होलसेलर नहीं। आपका कस्टमर आपका रिटेलर हो सकता है, कस्टमर आपका होलसेलर हो सकता है। तो इसलिए इसको नॉट एप्लीकेबल करके आगे आप लोग जा सकते हैं। बराबर। नेक्स्ट कुछ लोकल लेजर बनाते हैं लोकल कस्टमर के लिए। तो जैसे कि इधर मैं एक लेजर बनाया हूँ एमएन फार्मा के नाम में, इसको होलसेलर में रखा हूँ। ये लोकल पार्टी है, इसको मैं सन्डे डेप्टर के अंदर रखा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा होलसेलर है, इसलिए मैं प्राइस लेबल किसके लिए फिक्सेशन कर रहा हूँ, इसको मैं स्टॉकिस्ट के अंदर रखा हूँ। क्योंकि आगे में एमएन फार्मा को मैं जो कोई भी मेडिसिन बेचने वाला हूँ उनको मैं होलसेल रेट में ही बेचूंगा। ठीक है, तो इसको मैं होलसेल रेट में रखता हूँ स्टॉकिस्ट के अंदर। हो गया आपका। देन नेक्स्ट आपका और एक लोकल कस्टमर बनाते हैं, उसको रिटेलर के अंदर रखते हैं। जैसे कि इधर आपका केके पोंडा आपका लोकल कस्टमर है, सन्डे डेप्टर, उसको मैं क्लासिफिकेशन किया किसके अंदर, रिटेल में। ठीक है, क्योंकि केके पोंडा को मैं आगे से जो मेडिसिन बेचने वाला हूँ उनको रिटेल रेट में ही बेचूंगा। तो अब इधर से क्वेश्चन आ सकता है, मैं तो इन्वेंटरी फीचर में प्राइस लेवल को एक्टिव किया, बट प्राइस लेवल में किसके लिए कर रहा हूँ, स्टॉकिस्ट के लिए कर रहा हूँ ना होलसेलर के लिए, स्टॉकिस्ट मतलब होलसेलर है कि रिटेल के लिए कर रहा हूँ। वो वाला ऑप्शन इधर प्राइस लेवल एप्लीकेबल में अपने आप कैसे दिखा रहा है, सीधी सी बात है, ये अपने आप नहीं दिखा रहा है। आपको मास्टर के अंदर जाकर प्राइस लेवल बनाना पड़ेगा। वो आपको उधर साफ क्वेश्चन पूछेगा, प्राइस लेवल आप किसके लिए बनाने वाले हैं। उधर से हम लोग अगर स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर डिफाइन करेंगे, तब तो इधर जब लेजर हम लोग बना रहे हैं उस जगह पर आपको पूछेगा ये वाला कस्टमर को आप होलसेलिंग अकाउंट में रखेंगे ना ये वाला कस्टमर को आप लोग रिटेलिंग अकाउंट में रखेंगे। मैं पहले से इसको करके रख चुका हूँ, मैं कहाँ किया हूँ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ ये दो वाला ऑप्शन मेरा कैसे आता है। तो मैं कंपनी बनाने के बाद, ठीक है, ये अभी आप ऑर्डर को आ जाओ। ऑर्डर को आने के बाद इन्वेंटरी मास्टर के अंदर इधर आपको लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्राइस लेवल, मतलब आप आगे से प्राइस लेवल किसके लिए फिक्सेशन करने वाले हैं। तो इधर मैं प्राइस लेवल पहले बनाऊंगा, उसके बाद लेजर बनाने के लिए कोशिश करूंगा। तब तो मैं जब कस्टमर लेजर बनाऊंगा वो हमको क्लासिफाई करने के लिए ऑप्शन देगा, ये वाला कस्टमर को हम लोग होलसेलर अकाउंट में रखेंगे ना ये वाला कस्टमर को हम लोग रिटेल अकाउंट में रखेंगे। तो मैं लेजर बनाने से पहले क्या किया हूँ, इधर इन्वेंटरी मास्टर के अंदर प्राइस लेवल को आ चुका हूँ। तो ध्यान से देखिए, इधर मैं ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हूँ, एक को स्टॉकिस्ट के अंदर रखूंगा, दूसरा को रिटेल के अंदर रखूंगा। इसलिए तो मैं जब कस्टमर लेजर बनाया वो आपको पूछा है ए वाला कस्टमर को आप कौन सा अकाउंट में रखेंगे। तो जो कस्टमर को जो जो अकाउंट में रखना था मैं डिफाइन करके आगे जा चुका हूँ। बाकी दूसरा क्या चीज है, टैक्स स्ट्रक्चर। तो टैक्स स्ट्रक्चर में इधर आप सीजीएसटी लेजर बनाएंगे, लोकल सेल अप करेंगे ना, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स, बट इधर कोई परसेंटेज देना आपको जरूरत नहीं है। देन आपका एसजीएसटी लेजर आप बनाएंगे, इधर भी सेम प्रोसेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एज फॉर स्टेट, दैट इज स्टेट टैक्स, बट इधर कोई परसेंटेज मत दीजिए। सिमिलरली आप बाहर वाला पार्टी से हम मेडिसिन खरीदने वाले हैं, तो नेचुरली आपका उधर कौन सा टैक्स लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज है, दैट इज आईजीएसटी। तो इधर आप लोग आईजीएसटी टैक्स बना सकते, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी। तो आई फॉर इंटीग्रेटेड, दैट इज इंटीग्रेटेड टैक्स, बट इधर कोई परसेंटेज डिफाइन मत कीजिए। तो ध्यान रखिए, इधर आपका क्वेश्चन आ सकता है, मैं इधर परसेंटेज इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेडिसिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ही बिल में अलग अलग मेडिसिन में आप अलग अलग टैक्स जोड़ने वाले हैं। क्योंकि कोई मेडिसिन के ऊपर आपका 5% जीएसटी लगता है, तो किसके ऊपर 12% लगता है, किसके ऊपर 18% भी लगता है। तो इधर हम फार्मा मेडिसिन अकाउंटिंग के साथ साथ हम लोग मल्टीपल टैक्सेशन के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो
इसलिए मैं सीजीएसटी ना एसजीएसटी ना आईजीएसटी किधर भी टैक्स परसेंटेज डिफाइन किया नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं है मैं बिल में टैक्स को जोड़ूंगा नहीं, 100% मैं बिल में टैक्स को जोड़ूंगा, बट इंडिविजुअल आइटम के ऊपर इंडिविजुअल टैक्स को क्लासिफाई करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा एक ही बिल में दोनों टैक्स में अपने आप कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, मेरा पिछले वाला मल्टीपल टैक्सेशन चैप्टर में आपका मल्टीपल टैक्स में कैसे हिसाब किया जाता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको फिर से उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, यू कैन गो थ्रू माई वीडियो अगेन, दैट इज मल्टीपल टैक्सेशन इन टैली प्राइड। आप सीटीसी ओडिशा लेकर उसके अंदर मल्टीपल टैक्सेशन वाला वीडियो लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे वो आपको मल्टीपल टैक्सेशन के चैप्टर के बारे में विस्तार से समझाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसीलिए हम अलग अलग टैक्स में करने वाले हैं। हम जब बाहर वाला पार्टी से खरीद रहे हैं मल्टीपल टैक्स में खरीद रहे हैं, तब तो लोकल पार्टी को मल्टीपल टैक्स में भेजेंगे ना। इसीलिए मैं क्या किया हूँ, पहला लेजर किया हूँ इंटरेस्टेड परचेज @12%, इसको परचेज अकाउंट के अंदर रखा गया। जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर को यस करेंगे, एंड नेचुरल ट्रांजेक्शन आपको क्या देना है, इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल, इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल, एंड परसेंटेज कितना देंगे, 12% देंगे, एंड ओवर द गुड्स। सिमिलरली आप लोग एक 18% में इंटरेस्टेड परचेज रिजर्व भी बनाएंगे, तो दैट्स इट। इंटरेस्टेड परचेज @18%, इसको भी हम लोग वही परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, ऑर्डर को आपको यस करना है, एंड ऑफ कोर्स नेचुरल ट्रांजेक्शन क्या रखेंगे, सेम इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल, एंड परसेंटेज इधर आपको क्या देना है, 18% देना है ओवर द गुड्स। बट वही प्रोडक्ट को हम लोकल सेल करेंगे, तो जब हम लोग लोकल सेल करेंगे, लोकल सेल करने के टाइम वही एक 12% में दिखाएंगे और एक 18% में दिखाएंगे। तो इधर क्या करते हैं, लोकल सेल्स @12%, इसको हम सेल्स अकाउंट के अंदर रखते हैं। जीएसटी को एप्लीकेबल रखेंगे, ऑर्डर को यस करेंगे, एंड लोकली सेल कर रहे हैं इसीलिए नेचुरल ट्रांजेक्शन को हम लोग किसके अंदर रखेंगे, सेल्स टैक्स बराबर, एंड परसेंटेज कितना देंगे, वही 12% ओवर द गुड्स। वही हिसाब से 18% में लोकल सेल्स वाला लेजर भी बनाते हैं, लोकल सेल्स @18%, उसको वही सेल्स अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर को भी ये आपको करना है, एंड नेचुरल ट्रांजेक्शन क्या देंगे, सेल्स टैक्सेबल, एंड परसेंटेज कितना रखेंगे, वही 18% देकर आगे जाएगा बराबर। ये आपका हो गया। तो परचेज हो गया, सेल्स हो गया, सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया। अभी हमको बैंक लेजर बनाना है, एसबीआई बैंक अकाउंट्स। अंडर बैंक अकाउंट अंदर जाएगा आपके गोरो ट्रेडिंग का, क्योंकि पार्टी तो बैंक में पेमेंट कर सकता है, चेक में भी दे सकता है, तो बैंक वाला लेजर बनाएंगे तो बैंक में पैसे जमा कर पाएंगे ना। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल लुक। तो हम लोग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी टैक्स लेजर बनाए हैं, इंटरेस्टेड परचेज का 2 टैक्स में बनाए हैं, लोकल सेल्स का 2 टैक्स में बनाए हैं, कस्टमर एक होलसेलर अकाउंट वाला बनाए, एक रिटेलर वाला अकाउंट बना चुके हैं, फिर आपका सप्लायर एक आउटसाइड स्टेट के अकाउंट में बना चुके हैं। तो लेजर बनाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, इन्वेंटरी मास्टर के अंदर। इधर हमको मेडिसिन के हिसाब से 2 स्टॉक ग्रुप हमको बनाना है। तो पहला स्टॉक ग्रुप में किसके नाम में बनाता हूँ, एक है मेरा टैबलेट, एक स्टॉक ग्रुप हम लोग बनाते हैं टैबलेट के नाम में बराबर। दूसरा स्टॉक ग्रुप हम लोग बनाते हैं सिरप के नाम। तो एक स्टॉक ग्रुप का नाम है टैबलेट, दूसरा स्टॉक ग्रुप का नाम क्या है, सिरप। मतलब लिक्विड आइटम को हम लोग सिरप ग्रुप में डालेंगे, सॉलिड वाला आइटम को हम लोग टैबलेट के अंदर डालते जा रहे हैं। उसके बाद हमको 2 स्टॉक कैटेगरी बनाना है, मतलब कौन सा मैन्युफैक्चरर से, मतलब सप्लायर से हम लोग जो प्रोडक्ट अभी खरीदने वाले हैं वो सप्लायर तो कोई मैन्युफैक्चरर से सामान उठाया होगा, तो नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर आपको देना पड़ेगा, दैट इज स्टॉक कैटेगरी के अंदर। तो स्टॉक कैटेगरी में 2 स्टॉक कैटेगरी रखते हैं, एक है आपका पारस फार्मा, दूसरा है आपका सन फार्मा। एक है आपका पारस फार्मा, दूसरा है आपका सन फार्मा का नाम है। 2 स्टॉक कैटेगरी आपको बनाना है। उसके बाद आपको 2 गोडाउन हम बनाए हैं, एक है आपका गोडाउन 1, दूसरा है आपका गोडाउन 2। ठीक है, 2 गोडाउन हम लोग बना चुके हैं।
तो गोडाउन बनाने के बाद आपको इधर यूनिट बनाना जरूरी है, जिसको हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। मतलब जो मेडिसिन हम लोग खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, उसका यूनिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इधर आप एक नया टाइप का यूनिट देखेंगे। तो नया मतलब आप लोग आज तक जो यूनिट में कैलकुलेशन कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड सिंपल यूनिट कैलकुलेशन। आप लोग आज क्या करेंगे, कंपाउंड यूनिट कैलकुलेशन, क्योंकि छोटा छोटा चीज सिंपल यूनिट में कैलकुलेशन का संभव नहीं। देखो मेडिसिन 50 ml का बॉटल आता है, 100 ml का बॉटल आपका आता है। तो जब होलसेलिंग रेट में खरीदेगा कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, बॉटल के हिसाब से तो खरीदेगा, बट हमको दिखाना पड़ेगा एक बक्सा में कितना बॉटल रखा गया है, एक स्ट्रिप में कितना टैबलेट रखा गया है। तो हम लोग करते क्या है, पहले जब यूनिट बनाते हैं, यूनिट बनाने के टाइम आपको क्रिएट, इधर देखिए क्या क्या यूनिट दिखा रहा है, सिंपल यूनिट दिखा रहा है। तो सिंपल में पहले आप नंबर बनाइए, स्ट्रिप बनाइए, बॉक्स बनाइए, एमएल बनाइए। ठीक है, पहले जितने सारे आपको कंपाउंड को कन्वर्सन करना है, उतने सारे यूनिट को पहले आपको सिंपल यूनिट में बनाना है। तो मैं सिंपल यूनिट में एक यूनिट बनाऊंगा नंबर के नाम में, दूसरा यूनिट बनाऊंगा एमएल के नाम में मिलीलीटर, तीसरा यूनिट में बनाऊंगा बॉक्स के नाम में, चौथा यूनिट में बनाऊंगा स्ट्रिप के नाम में। बनाने के बाद फिर से यूनिट क्रिएशन पेज में जाकर इधर बैकस्पेस दबाऊंगा। बैकस्पेस दबाने के बाद इधर मेरा कंपाउंड ऑप्शन आ जाएगा। तो कंपाउंड में हम क्या करेंगे, जैसे कि 1 बॉक्स इक्वल टू 10 नंबर। मतलब मैं इधर क्या स्पेसिफाई करने वाला हूँ, एक बक्सा में 10 ठो ग्लाइकोडिन सिरप की कफ सिरप की कोई भी सिरप वाला मेडिसिन रह सकता है। और मैं इधर अगर इसको मैं स्ट्रिप में बनाता हूँ, एक स्ट्रिप में मैं कितना दिखाऊंगा, 10 नंबर। तो ऐसे आपको कंपाउंड यूनिट का हिसाब दिखाना पड़ेगा, एक बक्सा में कितना बॉटल आ सकता है, एक स्ट्रिप में कितना टैबलेट आपका आ सकता है। तो पहले अगर हम लोग सिंपल यूनिट में बनाते हैं, तब तो हम स्पेसिफाई कर पाएंगे इसको कंपाउंड में कैसे कन्वर्सन करेंगे। तो पहले सिंपल में बनाइए, उसके बाद जो जो सिंपल यूनिट में आपका बना गया, इसको आप कंपाउंड यूनिट को कन्वर्सन करते जाइए। उसमें क्या होगा, जब आप सिरप वाला या टैबलेट वाला आइटम आगे से बनाएंगे, आइटम क्रिएशन करेंगे, आप उधर स्पेसिफाई कर पाएंगे ये कौन सा कंपाउंड यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपका बन गया सिंपल यूनिट एंड कंपाउंड यूनिट। तो ये बनने के बाद लेट अस क्रिएट सम आइटम्स, मतलब जो प्रोडक्ट आप लोग खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं। तो मेरा पहला आइटम तो आपका है क्रोसिन टैबलेट। ठीक है, तो इसको मैं, वो 50 mg वाला पैक है, तो मेडिसिन का अलग अलग मेजरमेंट का, अलग अलग वेटेज का मेडिसिन आता है। तो मैं फिलहाल एग्जाम्पल के लिए 2 ठो मेडिसिन में, 2 ठो सैंपल में, 2 ठो फिक्स क्वांटिटी में आपको दिखा रहा हूँ। बट रियल फील्ड में आप लोग जब काम करेंगे, जितने सारे वेराइटी का मेडिसिन नाम के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, उतने सारे आइटम डाटाबेस आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका टैबलेट ग्रुप के अंदर आएगा, दैट इज कैटेगरी पारस फार्मा। तो यूनिट क्या क्लासिफाई किए, स्ट्रिप ऑफ 10 नंबर। बैच नंबर को यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को यूज करेंगे, एक्सपायरी डेट को यूज करेंगे। बट ध्यान रखिए, नो स्टैंडर्ड रेट, कस्ट ऑफ परचेज, कस्ट ऑफ सेल इधर देने का कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर को यूज करेंगे। ध्यान रखिए, और एक चीज सबसे जरूरी वाला चीज क्या है, इधर हम लोग क्रोसिन टैबलेट के अंदर टैक्स परसेंटेज कितना क्लासिफाई किए, 12%। क्योंकि हम लोग ना सीजीएसटी, ना एसजीएसटी, ना आईजीएसटी, किधर भी हम लोग टैक्स वाला ऑप्शन नहीं देखा है, बट हमको इंडिविजुअली टैक्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो हियर आई एम डिफाइनिंग, आगे से जो क्रोसिन टैबलेट हम परचेस करेंगे, सेल करेंगे, उसके ऊपर कितना परसेंट जीएसटी जोड़ेंगे, 12% जीएसटी जोड़ेंगे ओवर द गुड्स। तो ये हो गया आपका क्रोसिन टैबलेट का। देन दूसरा आइटम बनाते हैं, एक कॉफ सिरप, वो भी आपका 50 वाला पैक है। ये लिक्विड आइटम है, वो सिरप ग्रुप के अंदर रहेगा। उसका कैटेगरी नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, सन फार्मा। ये आपका यूनिट क्या है, बॉक्स ऑफ 10 बॉटल्स। बैच नंबर एक्टिव करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिव करेंगे, एक्सपायरी डेट को एक्टिव करेंगे, स्टैंडर्ड डेट को नहीं देना है, जीएसटी यस करेंगे, एंड ऑल्टर को यस करने के बाद इधर टैक्सेबिलिटी तो टैक्सेबल रखेंगे ही रखेंगे, एंड परसेंटेज कितना देंगे, अगेन 18%। तो हम इंडिविजुअली क्लासिफाई कर लिए है। आगे से जब टैबलेट बेचेंगे या खरीदेंगे, 12% टैक्स देंगे। जब सिरप बेचेंगे या खरीदेंगे, उसके ऊपर 18% टैक्स देंगे या लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल टैक्स क्लासिफिकेशन। ये होने के बाद अभी हम लोग वाउचर बना पाएंगे, जैसे कि परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिटर्न वाउचर वगैरह। तो
मैं इधर पहले से कुछ वाउचर बनाकर रखा था, ठीक है। वो वाला वाउचर को हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, बराबर। तो इतने सारे वाउचर हम लोग बनाए हैं, तो मैं सब वाउचर को अभी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आगे से ये सब वाउचर फिर से दिखाने वाला हूँ। तो पहला वाउचर क्या बनाता है, परचेज वाउचर, दैट इज F9, ठीक है। तो जब F9 दबाते हैं, मैं आउटसाइड स्टेट सप्लायर से टैबलेट एंड कफ सिरप खरीदने वाला हूँ, बट एक ही बिल में दोनों आइटम एक ही बार में खरीदूंगा एंड अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग टैक्स में भी हिसाब दिखाऊंगा, बराबर। तो इसलिए हमको मल्टीपल टैक्सेशन वाला ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा। तो इधर F12 दबाते हैं, F12 दबाने के बाद इधर ए वाला ऑप्शन को, जो चौथा ये नंबर 5 में जो ऑप्शन है, सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये पहले से आपको यस दिखाएगा, इधर आपको नो करना है, ओके। इसको नो करने के बाद अभी हम लोग परचेस करेंगे सप्लायर से, कौन सा आइटम परचेस करूंगा, क्रोसिन टैबलेट, कहाँ रखूंगा, गोडाउन 1 में, ये पूछ रहा है उसका बैच नंबर क्या है, न्यू नंबर दे रहा हूँ, बैच नंबर में दे रहा हूँ BB-909, कितना क्वांटिटी खरीद रहा हूँ 100 स्ट्रिप, रेट कितना खरीद रहा हूँ 35 रुपया, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है आपका, मान लो आपका जुलाई 20, ओके। आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट इधर आपका जुलाई 20 दिखा रहा है, 3 महीना हिसाब जोड़ लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, सितंबर 20 मतलब 3 महीना, ये दिस इज डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज डेट ऑफ एक्सपायरी। उसके ऊपर आप लोग क्लासिफाई किए कितना परसेंट टैक्स जोड़ेंगे, 12%, दैट इज इंटरेस्टेड परचेज एट द रेट 12%, क्योंकि ये हमारा बाहर वाला स्टेट पार्टी से हम लोग ये सामान को खरीदने वाले हैं, सामान मतलब आपका मेडिसिन को, ठीक है। अभी दूसरा आइटम जोड़ते हैं, दैट इज आपका क्रोसिन टैबलेट तो हो गया, दूसरा क्या है आपका कफ सिरप, इसको हम रखते हैं किसके अंदर, दूसरा गोडाउन में, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर वगैरह सब डालना आपको पड़ेगा। तो इधर मैं बैच नंबर दे रहा हूँ NN909, इधर भी वही 100 स्ट्रिप खरीद रहा हूँ, जिसका रेट है आपका 200 रुपीज पर बॉक्स, एंड इसका एक्सपायरी डेट आपका है वही जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू आपका वही सितंबर डेट ऑफ एक्सपायरी। उसके ऊपर कितना क्लासिफाई कर रहे हैं, 18% क्लासिफाई, एंड उसके ऊपर अभी आप लोग IGST टैक्स जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब IGST टैक्स इधर आपका 4020 रुपये आया, अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, मैं तो आपका क्वेश्चन के ऊपर 12% टैक्स दिखाने वाला था, सिरप के ऊपर मेरे को 18% टैक्स दिखाने वाला था, ये जो 4020 आया, ये असल में सही फिगर आया कि नहीं आया। सो लेट अस मेक द कैलकुलेशन। सो कंट्रोल एन दबाते हैं, इधर नीचे आपका कैलकुलेटर आ गया है। तो पहला टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 3500, 3500 को कितना परसेंट GST लगा है, 12%। तो अभी 3500 का 3500 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आया 420 रुपया। दूसरे का टैक्सेबल वैल्यू कितना आया 20,000 रुपया, तो इधर आप 20,000 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ रहा है 3600। तो दोनों मिलाकर कितना आपका आया 3600 प्लस 420, तो ध्यान देखिए कितना आ रहा है 4020 रुपया। तो आप लोग हिसाब सही जा रहे हैं। तो एक ही बिल में दोनों आइटम आप लोग देखा चुके हैं, बट दोनों आइटम के ऊपर अलग अलग टैक्स लगकर हिसाब हो चुका है। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेस, ठीक है। तो मेडिसिन कंपनी में ऐसे होता है, अलग अलग मेडिसिन में अलग अलग टैक्स लगता है, बट अलग अलग बिल बनता नहीं है, एक ही बिल में सब आपका काम हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका परचेज। तो इधर आप परचेज
एक स्ट्रिप वाला टैबलेट को 35 रुपए में खरीदे। सिरप एक बक्सा को आप 200 रुपए में खरीदे। उसके बाद आपको सेलिंग करने से पहले आपको होलसेलिंग कस्टमर रेट एंड रिटेल कस्टमर रेट दोनों को फिक्सेशन करना पड़ेगा। इसलिए आप फिर से वापस जाइए, कहाँ, मास्टर को। इधर अभी आप प्राइस लिस्ट बनाइए। तो प्राइस लेवल तो आप पहले से बना चुके हैं स्टॉकिस्ट के लिए एंड रिटेल के लिए, बट ग्रुप वाइज, मतलब टैबलेट के ऊपर होलसेलिंग रेट क्या आप रखने वाले हैं, टैबलेट के ऊपर रिटेलिंग रेट आप लोग क्या देने वाले हैं, सिरप के ऊपर आपका होलसेलिंग रेट क्या दिया जाएगा एंड सिरप के ऊपर रिटेल रेट क्या दिया जाएगा। इसलिए हम लोग प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप के हिसाब से बनाने से ज्यादा आसान होगा। अभी मैं सिरप के लिए बना रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका रिटेल रेट क्या रखेंगे या स्टॉकिस्ट रेट रखेंगे। ठीक है, पहले स्टॉकिस्ट रेट रखते हैं। 1/4 से रेट लागू हो गया। आप खरीदारी किए थे कितना, 200 रुपया में। होलसेलिंग रेट इधर दिया गया आपका 225 रुपया। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ परचेस फ्रॉम द सप्लायर। ये आपका होलसेलिंग रेट आप सिरप के लिए कितना फिक्सेशन किए, 225 रुपया। फिर से अभी वही सिरप के लिए आप रिटेल रेट कितना फिक्स कर रहे हैं, कितना आप रिटेल रेट फिक्स किए, 200 रुपया पर बक्सा में खरीदे थे। रिटेल रेट आप फिक्सेशन किए 225 रुपया। तो सीधी सी बात है, आप खरीदे थे 200 रुपया में, होलसेलिंग रेट रखे है कितना, 225 रुपया। रिटेल रेट आप कितना रखे, 250 रुपया। ठीक है, हो गया आपका प्राइस लिस्ट फॉर द सिरप आइटम। अभी हम दूसरा आइटम को जाते हैं, दैट इज टैबलेट। सो सेम प्रोसेस, टैबलेट के लिए होलसेलिंग रेट क्या दिया गया है, आप खरीदे थे 35 रुपया में, अभी होलसेलिंग रेट आप रख रहे हैं 45 रुपीज। 45 रुपीज टैबलेट के लिए। देन सेम आपका टैबलेट के लिए आप लोग रिटेल प्राइस आप लोग क्या रखेंगे, 60 रुपया। सो दैट इज कॉल्ड प्राइस लिस्ट। तो प्राइस लिस्ट हर एक क्षेत्र में आपका कस्टमर के लिए बनता है। आपको ये जो प्रोग्राम में अभी आप लोग काम कर रहे हैं, दिस इज सच ए कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम। आप जब भी प्राइस लिस्ट कोई भी आइटम के लिए आप बना रहे, ये आपका कॉस्ट ऑफ परचेज दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग जब आइटम बना रहे थे उसका कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ सेल को फिक्सेशन नहीं किए थे। परचेज के बाद ये रेट आपका अपने आप आ रहा है। सो अभी मेरा परचेज हो चुका है, अभी हम लोग कुछ सेल करेंगे। तो परचेज होकर मैं होलसेलिंग रिटेल रेट फिक्सेशन कर चुका हूँ। सो लेट अस मेक सम सेल्स वाउचर। तो पहला सेल्स वाउचर मैं 1 जुलाई को बना रहा हूँ, दैट बाय प्रेसिंग F8। तो मैं पहले होलसेलर को भेजूंगा। ठीक है, पहले होलसेलर को मैं भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो जो होलसेलर को भेज रहा हूँ, कौन सा आइटम भेज रहा हूँ, क्रोसिन टैबलेट। कहाँ है, गोडाउन नंबर 1 में। देखिए उसका मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है, ओके। एक्सपायर डेट दिखा रहा है, कितना स्टॉक है दिखा रहा है, बैच नंबर दिखा रहा है। तो मैं कितना भेजूंगा, 50 50 स्ट्रिप। देखो आपका होलसेलिंग रेट कितना रखे थे, 45 रुपीज, अपने आप आपका आ गया। एक्सपायरी डेट आपका सेम, बैच नंबर आपका सेम। ठीक है, इसके ऊपर आप टैबलेट के ऊपर कितना क्लासिफाई किए, ये आप लोकल सेल कर रहे हैं ना, इसलिए आप बाहर वाला को IGST दिए थे, बट इधर आप लोकल सेल करेंगे, कितना आप क्लासिफाई किए थे, 12%। तो ये 12% ही दिखा रहा है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल टैक्स क्लासिफिकेशन। आप लोग तो सेल्स वाला लेजर को इनएक्टिव कर दिए ना, बट बिल के ऊपर तो आपको टैक्स दिखाना है। तो जब आप लोग बिल में आइटम डालेंगे, आपको प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करेंगे इस आइटम के ऊपर इतना GST, इट में भी CGST, इसमें भी IGST, इट में भी SGST लग सकता है। दूसरा आइटम में लेता हूँ कॉफ सिरप में, कहाँ है मेरा, गोडाउन 2 में। देखो उसका बैच नंबर दिखा है, एक्सपायर डेट दिखा है, वही भी 50 बक्सा में भेज रहा हूँ। देखो हम लोग इसका रेट कितना रखे थे, 225 रुपया, मतलब होलसेलिंग प्राइस कफ सिरप के लिए। एक्सपायरी डेट आपका वही आएगा। इसके ऊपर कितना 18% क्लासिफाई किए। अभी उसके ऊपर हम लोग CGST जोड़ेंगे एंड आपका SGST जोड़ेंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे आपको परचेज में फिगर दिखाया था, जो 1148 ये आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। मतलब टैबलेट के ऊपर आपका 12% दिए है, सिरप के ऊपर आप 18% कस्टमर से लिए है। ठीक है, तो कंट्रोल एन दबाते हैं। पहला का टैक्सेबल वैल्यू कितना आया, 2250 मल्टीप्लाई
आपका 12 में हुआ था, तो इधर कितना है 270 रुपया। दूसरा टैक्सेबल वैल्यू कितना आपका आया है 11,250, 11,250 मल्टीप्लाई आपका 18 डिवाइडेड बाय 100, तो 2,025 रुपया। तो दूसरा आइटम में आपका टैक्स जोड़ा गया कितना 2,025 रुपया। पहले आइटम में हम लोग टैक्स कितना जोड़े थे इधर 270 रुपया, तो 270 दोनों मिलाकर कितना आ रहा है 2295 दोनों मिलाकर। सो 2295 डिवाइडेड बाय 2 1147 रुपया 50 पैसे, 1147 रुपया 50 पैसा। बट आप लोग तो इधर कैलकुलेशन देखे है ना, कैलकुलेशन आप लोग तो देखे है, इसके ऊपर अलग से टैक्स हिसाब हुआ, इसके ऊपर अलग से टैक्स हिसाब हुआ। हाँ, इधर अगर सही ढंग से कैलकुलेशन किया जाए, मतलब जो कैलकुलेटर में एक्यूरेट हिसाब निकालेंगे टाइम, ये 50 पैसा कम दिखा रहा है, ये 1148 दिखा रहा है, इधर आपका 1147 50 दिख रहा है। सो दैट इज अ वेरी नेग्लिजिबल डिफरेंस। ये आपका जो 50 पैसा उसके बाद जो 50 आ रहा है ये उसको राउंडेड ऑफ करके ले लिया है। बट अगर हम लोग एग्जैक्ट हिसाब डालना चाहते, हमारा मेन मकसद क्या था, कितना हिसाब आ रहा है। तो अभी हम लोग कन्विंस हो चुके हैं, क्रोसिन टैबलेट के ऊपर अलग टैक्स में हिसाब हुआ, सिरप के ऊपर अलग टैक्स में हिसाब हुआ, बट फिगर 50 पैसा 19 पैसा आ रहा है। तो यू कैन डू वन थिंग 11.4750। ओके, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं 1147.50 एंड 1147.50। ठीक है, तो अलग अलग हिसाब में हिसाब आपका आ चुका है। तो ये आपका होलसेलिंग वाला कस्टमर को आप लोग भेजिए। अभी आप रिटेल रेट में कस्टमर को आप लोग भेजेंगे रिटेल रेट में। तो मेरा रिटेल कस्टमर क्या है, कौन है, के पंडा। तो मैं के पंडा को देखिए, इधर प्राइस लेवल ऑलरेडी रिटेल दिखा रहा है, तो मैं पहला आइटम क्या लेता हूँ, कोई क्रोसिन टैबलेट लेता हूँ। सबसे मेरा 1 जुलाई में करता हूँ। रिटेलर को मैं और 30 स्ट्रिप बेचता हूँ। देखिए, रिटेलर का रेट आपका कितना दिखा रहा है 60 रुपया पर स्ट्रिप दिखा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट आपका वही डेट आपका आएगा, इसके लिए कितना 12%। फिर आपका जो सेकंड आइटम क्रोसिन टैबलेट तो हो गया, सेकंड आइटम आपका कफ सिरप, ये आपका सेकंड गोडाउन में है, बैच नंबर, इस पर आपका वही आएगा अनदर 30 पीसेस, सॉरी 30 बॉक्सेस। जो जो यूनिट दिए है वो यूनिट को आप अपने आप स्पेसिफाई हो पाएगा। इनफैक्ट आपको इधर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। इसके ऊपर 18% दिए है, फिर CGST जोड़ा गया एंड SGST जोड़ा गया, इतना आया। अभी फिर कंट्रोल इन दबाते हैं, तो पहला टैक्सेबल वैल्यू कितना आया था 1800, तो 1800 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है 216 रुपया। देन दूसरे का टैक्सेबल वैल्यू कितना आया 7,500 के ऊपर 18%, तो कितना आया 1350। तो 1350 प्लस ये कितना दिखा रहा था 216, 1566, 1566 डिवाइडेड बाय 2 CGST 783। देखो परचेस में 50 पैसा का 19-20 प्लस माइनस हो गया था, जिसको हमको मालूम था हिसाब सही जा रहा है, फिर भी 50 पैसे का डिफरेंस दिखा रहा था, इसलिए इसको हम फिगर देखने के बाद मैनुअली उसको ओके करना पड़ा। बट सेल में आप लोग देख रहे हैं, इधर जो कैलकुलेशन आप लोग देखे, इधर परफेक्ट आपका कैलकुलेशन आ चुका है बराबर। तो आप लोग अभी परचेस कर लिए है, सेल कर लिए है बराबर। अभी जो दूसरा वाउचर हम लोग बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा डेट चेंज करेंगे। हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था जुलाई 20 को, एक्सपायरी डेट आपका कब हो गया है सितंबर को। अभी मैं क्या करता हूँ सेल्स में, अभी F2 लगाता हूँ, मैं डेट देता हूँ 1/8/2020। तो 1/8/2020 को जो MN फार्मा जो मेरा होलसेल कस्टमर है वो आया मेरे को कुछ मेडिसिन के बारे में, मतलब मेरे से कुछ मेडिसिन लेने के लिए वो इंक्वायरी किया है।
क्या इंक्वायरी किया है? बोला मेरे को वही टैबलेट लेना है, सिरप लेना है, आपके पास स्टॉक है क्या? बोला ठीक है। मैं गोडाउन चेक किया, काउंटर भी चेक किया, देखा सामान पड़ा है, तो मैं उनको ओके कर लिया, ठीक है आओ सामान ले लो। अभी मेरा जो होलसेलर कस्टमर है वो आ चुका है, मैं अभी उनको सामान देने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं तीसरा सेल वाउचर करने वाला हूँ। कौन सा डेट में? 1/8/2020 को, ठीक है, 1/8/2020 को। आइटम चॉइस किया, आइटम का क्वांटिटी दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। इधर आपका बैच नंबर दिखा रहा है, जो बैच नंबर आपका दिखा रहा है, इधर एक्सपायरी डेट क्या दिखा रहा है? 30 सितंबर 2020। मतलब इधर से आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपायरी हो चुका है। आप अगस्त महीना में, ये अगस्त में मैं सेल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मेरा एक्सपायर होगा कब? सितंबर को, इसीलिए तो एक्सपायरी डेट दिखा रहा है। मतलब ये एक्सपायरी डेट आपको इसलिए दिखा रहा है, आपका जानकारी के लिए ये आपको बता देता है जो प्रोडक्ट अभी आप होलसेलिंग रेट में इसको भेजेंगे वो प्रोडक्ट आपका एक्सपायरी हुआ नहीं है, अभी भी टाइम है, आप उनको अभी बेच पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग कुछ बेच देते हैं, अभी 5 टी बेचता हूँ होलसेलर को। नेक्स्ट आइटम आपका कफ सिरप सेम, वही 5। तो मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, मेरा दिखाने का मकसद ऐसा है, मैं सामान जुलाई को खरीदा था, मतलब मेडिसिन को मैं जुलाई को खरीदा था, जुलाई में कुछ सेल किया, अगस्त में कुछ सेल किया है। मेरा सेल बिल इसीलिए सक्सेस हो गया है क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अभी तक मेरा एक्सपायर हुआ नहीं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक्सपायर डेट के बाद कस्टमर मेरे को सामान मांगता है, एक्सपायर डेट के बाद कस्टमर मेरे को सामान मांगेगा, तो इधर भी शायद वही थोड़ा सा ये टैक्स वाला वैल्यू मिसमैच हो रहा है, तो लेट अस डू इट। तो 225 रुपया का आपका 12%, 225 रुपया इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, कितना आपका आया? 27 रुपया। 1125 रुपया का आपका 18%, 202 रुपया 50 पैसा, वही 50 पैसा, 202 रुपया 50 पैसा प्लस 27 पैसा, तो दोनों मिलाकर कितना आ रहा है? 229 रुपया 50 पैसा। बट इधर देखा रहा है आपका, मतलब दोनों मिलाकर कितना आएगा? 229 रुपया 50, 1 रुपया कम होगा, बट इधर देखा रहा है 230 रुपया, ठीक है। 229.50 आपका डिवाइडेड बाय 2, असल में कितना आ रहा है? 114.75, तो 50 पैसे का फर्क आ रहा है, ठीक है। 114.75 एक्चुअल फिगर आ जाएगा, 114.75 एंड 114.75। तो एक बार आप फिगर कैलकुलेशन कर लिए, हिसाब बस 50 पैसा 1 रुपया की कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप मैनुअली करके भी ओके कर सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। क्योंकि देखो आप लोग को मल्टीपल टैक्सेशन में काम करना था, आप लोग मल्टीपल में दिखा दिए, कभी कुछ डाटा आप किधर गलत पुट कर दिए होंगे, कभी रेट प्रॉपर्ली क्लासिफाई हो नहीं पा रहा है, कभी सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कभी कभार आपका सेपरेट कैलकुलेशन होने के बाद भी फिगर थोड़ा सा स्लाइट मिसमैच कर रहा है, व्हिच यू कैन अल्टर इट मैनुअली, तो ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग, अभी मैं आपको बताने वाला था, मैं दोनों जो सेल किया है मैं विद इन द एक्सपायरी टाइम में सेल किया हूँ। अभी मैं जो चौथा सेल करने वाला हूँ उसका मैं डेट दे रहा हूँ 1/10/2020, ठीक है। तो मैं वही होलसेलर फिर से मेरे को इंक्वायरी किया है कि रिटेलर कोई भी आपसे सामान खरीद सकता है, मतलब मेडिसिन खरीद सकता है,
अभी भी स्टॉक दिखा रहा है 15 बॉक्स, शोरूम में दिखा रहा है, गोडाउन में दिखा रहा है। पर ध्यान रखिए, इधर आपका जब आप डेट चेंज कर दिए, इधर आपका एक्सपायरी डेट दिखाया नहीं, बैच नंबर दिखाया नहीं। सो दिस इज द इंडिकेशन, आपको साफ पता हो जाना चाहिए दिस प्रोडक्ट जो अभी मेरा कस्टमर मेरे को इंक्वायरी किया, जो अभी मैं उनको सेल करने वाला था, वो प्रोडक्ट एक्सपायरी हो चुका है। सो दिस इज नॉट फॉर सेल। देखो, ये प्रोग्राम आपका ऐसे कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस में हम लोग मूवमेंट करता है, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसा चीज है, एक एक काउंटर में 1000 वेरायटी, 5000, 10,000 वेरायटी का मेडिसिन रहता है। सो इट इज नॉट इजी टू रिमेम्बर एट ऑल कौन सा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है। बट एडवांटेज पॉइंट टाली प्राइम का है क्या, आप ऐसे सेटिंग किए हैं जो प्रोडक्ट आपका एक्सपायरी हो चुका है, जिसका ऑलरेडी आप बैच नंबर, एक्सपायरी डेट आप मेंशन आप लोग कर दिए थे। आप जब कस्टमर को आप बिल देंगे जिसका एक्सपायरी हो चुका है, ऑटोमेटिकली उसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट नहीं दिखाएगा। तो उधर आपको फुल स्टॉप होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए ये प्रोडक्ट आपका एक्सपायरी हो चुका है। आप कस्टमर को बोल देंगे सर प्रोडक्ट मेरे पास स्टॉक है बट ये प्रोडक्ट एक्सपायरी हो चुका है, तो आप मत लीजिए, फ्रेश माल जब मेरा आएगा उस टाइम लेंगे, और अगर आपका इमरजेंसी है दूसरी जगह से आप खरीद सकते। अब सवाल है, मेडिसिन कंपनी में एक रूल क्या रहता है, जो प्रोडक्ट एक्सपायरी हो चुका है, तो जिससे आप लोग सामान खरीदारी किए, मतलब जो मेडिसिन आप लोग परचेज किए, वो सप्लायर आपको अच्छा माल रिप्लेस कर सकता है। मतलब जो प्रोडक्ट आपका विद इन एक्सपायर पीरियड के अंदर है, और आपको पैसा वापस कर सकता है। तो पैसा वापस करने के लिए आप लोग कौन सा वाउचर बनाएंगे, डेबिट नोट वाउचर बनाएंगे। बट सप्लायर हैज टू बी कन्विंस्ड, जो प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आप डेबिट नोट बना रहे, वो प्रोडक्ट सचमुच एक्सपायर किया ना नहीं किया, ना आप लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि सप्लायर को मान लो आपको 10,000 रुपया देना था, आप डेबिट नोट बनाए 1000 रुपए का, तो आप लोग क्या करेंगे, जब सप्लायर को पेमेंट देंगे, डेबिट नोट 1000 रुपया जो हुआ है वो माइनस करके बाकी 9,000 देंगे। लॉजिक वेरी सिंपल है, आप डेबिट नोट जितने का बनाएंगे उसके बाद सप्लायर को जब आप पेमेंट करने जाएंगे, आपका 1000 रुपया माइनस होकर बाकी बिल आपका अपने आप दिखाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, डेबिट नोट करना पड़ेगा, एंड डेबिट नोट में बैच नंबर, एक्सपायर डेट भी सप्लायर को दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। तो आई विल डू वन थिंग, मैं अभी कहाँ था, वही वाउचर के अंदर चला गया। वाउचर अंदर जाने के बाद इधर दाएं तरफ देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, अदर वाउचर। मैं अदर वाउचर को आ चुका हूँ। अदर वाउचर में मैं बना रहा हूँ अभी डेबिट नोट। बट मैं जब डेबिट नोट में बना रहा हूँ, डेबिट नोट वाला वाउचर, मेरे को इसको दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो मैं F12 दबा रहा हूँ। F12 दबाने के बाद इधर से एक ऑप्शन में एक्टिव करूंगा, दैट इज, तो मैं जो F12 वाला ऑप्शन को मैं इसलिए मैं एनेबल किया हूँ, क्योंकि मेरे को सप्लायर को दिखाना है जो प्रोडक्ट के अगेंस्ट में मैं उनसे मनी रिफंड मांग रहा हूँ, वो प्रोडक्ट सचमुच एक्सपायर कर चुका है। इसलिए F12 मारने के बाद डेबिट नोट में इधर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम, ये वाला ऑप्शन को आपको यस करना है। बराबर, ये पहले आपका नो था, अभी मैं इसको यस किया, जस्ट सी द डिफरेंस। तो मैं किसको डेबिट नोट बनाऊंगा, किसके लिए, सप्लायर के लिए। क्रोसिन टैबलेट, गोडाउन वन। देखो, थोड़ी देर पहले ये बैच नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा था, बट जब एक्सपायर वाला ऑप्शन को हम लोग एनेबल कर दिए, ये आपका अपने आप आ गया है। तो सप्लायर इज कन्विंस होगा, यस जो प्रोडक्ट पार्टी मेरे को रिटर्न कर रहा है, ये प्रोडक्ट असल में एक्सपायर हो चुका है। सो इसलिए मेरे को इनको मनी रिफंड देना पड़ेगा। 15 स्टिक बचा है, तो वही 15 पूरे के पूरे, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक्सपायर हो चुका है ना, तो पूरे के पूरे स्टॉक रिटर्न करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपका एक आइटम का, दूसरा आइटम का भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक्सपायर हो चुका है ना। क्वेश्चन टैबलेट गया, कफ सिरप, वो आपका सेकंड गोडाउन में, वो भी 15 बक्सा है, सेम। ओके,
हाईएस्ट, क्योंकि बाहर का पट्टी है, ये बाहर का पट्टी है, इसलिए देखो 525 का 12%, 3000 का 18%, ये सब देख लेते हैं। 525 इंटू 12/100 कितना आ रहा है? 63 रुपया। 3000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 540, तो कितना है आपका? 540 प्लस 63, 603। ये पूरा परफेक्ट कैलकुलेशन आ गया, क्योंकि आप बिल के ऊपर सप्लायर को टैक्स दिए थे ना, तो नेचुरली सप्लायर जब आपको मॉनेटरी सेटलमेंट कर रहा है अगेंस्ट एक्सपर्ट प्रोडक्ट्स, तो नेचुरली उसके ऊपर जितना वो टैक्स लिया है वो टैक्स का हिसाब ही होगा, नहीं तो आपका लॉस फैक्टर को चला जाएगा। तो ध्यान रखिए, इधर जो डेबिट नोट वाउचर बनाया कितना है? 4128 रुपया। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि सप्लायर को आगे से आप जो पेमेंट करेंगे उनका बिल से 4128 रुपया माइनस करके ही बाकी पैसा उनको देना है। तो अभी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, फिर से डे बुक पे आ जाइए, Alt F2 लगाइए, सो दैट आई कैन सी ऑल द वाउचर टुगेदर। जो वाउचर हम लोग बनाए हैं, फर्स्ट वाउचर कब बनाए थे? 1 जुलाई को बनाए थे, तो दैट इज 1720। देखो, इसलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं परचेज किया था कितने का? 27,520 का। मैं परचेज किया था कितना? 27,520 का। तो 27,520 का मेरा परचेज हुआ था। डेबिट नोट कितना अमाउंट का बना है? 4128 रुपया। तो अभी कंट्रोल एन दबाते हैं, तो मेरा परचेज बिल हुआ था 27,520। 27,520 माइनस मेरा डेबिट नोट कितना आया? 4128 रुपया। तो 4128 रुपया तो कितना आया? 23,392 रुपया। अब देखिए, मैं जो अभी पेमेंट वाउचर कर रहा हूँ F5 देकर कैश में, मैं किसको पेमेंट करूंगा? टू द सप्लायर। कितना दिखा रहा है? 23,392। 23,392। तो जो सप्लायर को मेरे को 27,000 कुछ देना था, डेबिट नोट जितना अमाउंट का मेरा बन चुका है उतना अमाउंट सप्लायर बिल से ऑटोमेटिकली माइनस हो चुका है, बराबर। तो ऐसे आपको हिसाब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं पेमेंट नहीं किया हूँ, मैं पहले कुछ रिसीप्ट वाउचर कर लेते हैं। सो दैट इज F6। तो कैश में रिसीव किया हूँ कस्टमर से, दोनों कस्टमर से मैं रिसीव कर रहा हूँ। एक होलसेलर कस्टमर से मैं पैसा रिसीव किया हूँ, फिर दूसरा कस्टमर से पैसा मैं रिसीव कर रहा हूँ, मेरा रिटेल कस्टमर से। अभी मेरा कैश में पैसा आ चुका है, बराबर। सो अभी मैं पेमेंट करूंगा F5। तो कैश बैलेंस अभी आप लोग कितना देख रहे हैं? 28,240 रुपया। मैं पेमेंट करूंगा किसको? सप्लायर को, माइनस होकर डेबिट नोट जितने का बनाए थे वो अमाउंट दिखा रहा है 392 रुपया। पूरा पेमेंट कर लिया, क्योंकि मेरे पास तो 28,000 था ना। हो गया मेरा पेमेंट रिसीप्ट। ये सब करने के बाद हमारा परचेज हो गया, सेल हो गया। प्राइस लेवल के बारे में आपको जानकारी दिया, प्राइस लिस्ट कैसे बनाना है जानकारी दिया, कंपाउंड यूनिट कैसे होगा आपको भी जानकारी दिया गया है। ये असल में ये सब इतने सारे ऑप्शन हम लोग इसीलिए करते हैं, जो आपका मेडिसिन रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है, इतना पॉइंट आपको ध्यान देकर कारोबार करना जरूरी है। क्योंकि ये चीज के ऊपर अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहा है, आपको सामान परचेज करने के टाइम दिक्कत हो सकता है, भेजने के टाइम भी दिक्कत हो सकता है। बट अगर शुरू से आपको मालूम होगा इसका रेट ऐसा है, इसका मैन्युफैक्चरिंग रेट ऐसा है, इसका सेल रेट ऐसा है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा आसानी हो सकता है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट हम लोग चेक करते हैं। रिपोर्ट चेक करने के लिए गेटवे टैली को आकर इधर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट को आ जाते हैं। इधर एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी। ओके, तो स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी में एक है आपका स्टॉक पूरी, दूसरा है आपका मूवमेंट एनालिसिस, तीसरा है आपका एजिंग एनालिसिस। स्टॉक पूरी, क्या क्या स्टॉक आपके पास फिलहाल। दो आइटम देख रहे, ये पूरा लिस्ट आपके सामने आ रहा है। ये परचेज वाला, ये आपका सेल वाला, ये आपका
परचेज, ये सेल रिकॉर्ड, इसके लिए क्या क्या रेट आप लोग फिक्सेशन किए थे, कब खरीदे थे, कब बेचे थे, लास्ट परचेज ऑन, लास्ट सोल्ड ऑन, कितना स्टॉक बचा हुआ है, पूरा आपका स्टॉक पूरी में डिटेल आपके पास मिल रहा है, बराबर। दिस इज स्टॉक पूरी। ये कफ सिरप का देखे हैं, फिर आपका क्रोसिन टैबलेट का, क्योंकि जितने सारे आइटम बनाए सब के लिए आप अलग अलग रिपोर्ट निकालना पड़ेगा ना, सब रिपोर्ट थोड़ी आपका एक पेज में दिखाई देगा। ओके, तो स्टॉक पूरी देखने के बाद हम लोग मूवमेंट करते हैं कहाँ, मूवमेंट एनालिसिस। जैसे कि इधर आप स्टॉक ग्रुप एनालिसिस कर सकते हैं, ग्रुप के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इनवर्ड आउटवर्ड, ये परचेज, ये सेल वाला, ये सिरप का देखे हैं, फिर टैबलेट का भी आप लोग देख चुके हैं। पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड जो जो आप लोग कारोबार किए है, पूरा रिकॉर्ड इधर आपको मिलेगा। ये देखना जरूरी है। ओके, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, किसके पास आया था, किसके पास गया था, फिलहाल आपके पास स्टॉक कितना है, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट है क्या, एक्सपायरी डेट उसका है क्या, बैच नंबर उसका है क्या। ओके, फिर कॉस्ट कैटेगरी, कंपनी के हिसाब से भी आप स्टॉक चेक करते हैं, कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट आप परचेस किए या सेल किए। आइटम के हिसाब से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, ये आपका आइटम एनालिसिस वाला पेज आ गया है। ठीक है, टोटल इसको अगर बारीक से आप चेक करेंगे, ये आपका डेट के हिसाब से। ओके, ये आप कौन सा डेट का दिखा रहा है, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर। देखो, पूरा आपका 6-7 महीना का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड मिल रहा है। हम लोग एक ही आइटम परचेस किए, एक ही आइटम सेल किए, इसलिए थोड़ा कम दिखा रहा है, बट अब सही महीने में जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, पूरा चिट्ठा इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये कॉफ सिरप का देखें, क्रोसिन टैबलेट का भी आप लोग चेक कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, देन आपका लेजर एनालिसिस भी कर सकते हैं, ट्रांसफर एनालिसिस भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी क्या है, एजिंग एनालिसिस। ये आपका मेन फैक्टर है, एजिंग एनालिसिस, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपका एक्सपायरी के अंदर है, कौन सा प्रोडक्ट आपका एक्सपायरी के बाहर चला गया, उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ये आपका एजिंग एनालिसिस के अंदर रिपोर्ट में मिलेगा। तो एजिंग एनालिसिस आप सिरप का देख सकते हैं। इधर डायरेक्ट कुछ दिखा नहीं था, क्योंकि आपका लास्ट डेट दिखा रहा है 1 अक्टूबर। इधर आप फिर से F2 मारिए, इधर आपको 1/4 से लेकर 1/10/20 तक डेट डाल दीजिए। ओके, अच्छा नहीं दिखाया, फिर से आप F2 मारिए, तो ट्रांजेक्शन आपका 1/4 इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि आप जुलाई से ट्रांजेक्शन शुरू किए थे। 1/7/20, 1/10/20। ठीक है, सब स्टॉक आपके पास खत्म हो चुका है, क्योंकि ये आपको एजिंग एनालिसिस में दिखा रहा है। देखो, ऑल बैचेस एज्ड बाय द डेट ऑफ परचेस, आप कौन सा डेट में परचेस किए, तो परचेस करने को उसका एक्सपायरी डेट कब हुआ है, वो 35 दिन के नीचे वाला एक वैल्यू में दिखाएगा। ये असल में और विस्तार में आपको रिपोर्ट मिलेगा जब आप ज्यादा आइटम खरीदेंगे, ज्यादा आइटम बेचेंगे, अलग अलग डेट में खरीदेंगे, अलग अलग डेट में बेचेंगे, हर एक आइटम का अलग अलग आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगा, बैच नंबर रहेगा, एक्सपायरी डेट रहेगा। तो अगर उसी सिस्टम से हम लोग थोड़ा ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, वेराइटी ऑफ आइटम्स लेकर, वेराइटी ऑफ डेट में परचेस सेल करके, ये एजिंग एनालिसिस में कंप्लीट रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट का परचेस डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या था, कौन आपको इसके ऊपर 45 दिन के अंदर आपका एक्सपायरी डेट आता है, 45 से 90 दिन कौन सा कैटेगरी में आता है, 90 से आपका 180 दिन कौन सा कैटेगरी आता है, 180 दिन के ऊपर कौन सा कैटेगरी में आता है। मतलब जो प्रोडक्ट आप लोग परचेस कर रहे हैं, उसका एक्सपायरी टाइम का टाइम स्लैब, टाइम पीरियड, कितना तक वो प्रोडक्ट कस्टमर यूज कर सकता है, कितना तक हम लोग वो प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो जो 45 डेज के बाद चला जाएगा जो प्रोडक्ट, वो एक कैटेगरी में हो जाएगा। जो 45 से 90 डेज के अंदर रहेगा, वो एक डेट के अंदर रहेगा। 90 से 180 दिन, 180 से ऊपर दिन, ऐसे ही आपको आइटम के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। तो एजिंग एनालिसिस में हम लोग देखते हैं सही माने में कौन सा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट कितना दिन के अंदर एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि वही हिसाब से हम लोग अल्टीमेटली कस्टमर को बेच पाएंगे, बराबर। सो मेरे ख्याल से आज का लेसन में एप्लीकेशन ऑफ टैली इन ए मेडिसिन फैक्ट्री कैसे करना है, उसके बारे में जो जानकारी देना था मैं आपको दे चुका हूँ।
उसमें बहुत सारे नए फीचर आज आप लोग देखें, जैसे कि आपका एजिंग एनालिसिस, मूवमेंट एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, प्राइस लेबल, प्राइस लिस्ट, होलसेलर, स्टॉकिस्ट। उसको वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए। अगर आपको कुछ डाउट लगा है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेल एड्रेस दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइनली, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, उसको कृपा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय एंड थैंक यू।